फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। आज हम मिलके पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 1, द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ अवर एनवायरनमेंट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, ये हमारे टीयू के एसओएल, रेगुलर और एनसी वेब के लिए, एनसी वेब यानी नॉन कॉलेजिएट, ये सब्जेक्ट हमारा टीयू में लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है 2019 में। ये टीयू के लिए है मेन तो वीडियोज़ ये एनवायरमेंटल साइंस की। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपकी 3 डेफिनेशन गिवन है और व्हाट इज़ एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण क्या होता है। तो यहाँ पे हमें 3 डेफिनेशन गिवन है। एवरीथिंग सराउंड्स अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, मतलब ये हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। मतलब जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हो, आपके कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं है, बाकी सारा सामान है, या फिर कुछ लोग भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं, आपकी सराउंडिंग है, जितनी भी ऑक्सीजन गैसेस वगैरह हैं, वो सारा आपका क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो। सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। मतलब ये हमारी सराउंडिंग्स या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें कि पर्सन, एनिमल और जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो सारे रहते हैं। मतलब हमारी धरती पे जो वातावरण है उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी धरती पे क्या है, इंसान भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, और तो और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारी चीज़ें जीती हैं। इस वजह से जो हमारे धरती का है उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, द नेचुरल वर्ल्ड एज अ होल और इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया स्पेशली एज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब ये ऐसा नेचुरल वर्ल्ड जो कि पूरा नहीं तो एक पर्टिकुलर एरिया अफेक्टेड हो ह्यूमन एक्टिविटी से। ज़रूरी नहीं है ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड हो, एनिमल एक्टिविटी से भी अफेक्टेड हो सकता है, प्लांट्स एक्टिविटी से भी अफेक्टेड हो सकता है। और यहाँ पे एनिमल्स में आपका सिर्फ लैंड एनिमल्स ही इंक्लूड नहीं है, सारे तरीके के एनिमल्स इंक्लूड है, जैसे कि वाटर एनिमल्स हो गए, स्काई एनिमल्स हो गए, स्काई एनिमल्स इन द सेंस बर्ड्स हो गई आपकी, तो इसमें ये इंक्लूड है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक भी। हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आ जाते हैं प्रोड्यूसर। पहले बात तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं जैविक घटक। मतलब जितनी भी जीवित वस्तुएं होती है जिनमें जान होती है उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारी 3 कैटेगरी इंक्लूड होती है। पहली होती है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर माने उत्पादक, और कंज्यूमर आती है, फिर कंज्यूमर को हम बोलते हैं उपभोक्ता। फिर उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स को हम क्या बोलते हैं? अपघटक। अब प्रोड्यूसर के अंदर भी हमारी एक कैटेगरी और आ जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लांट। प्लांट को हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फिर ऐसे ही कंज्यूमर के अंदर हमारी 3 कैटेगरी आ जाती है, जिसका नाम होता है पहला हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, शाकाहारी मीन्स प्लांट ईटर्स, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कार्निवोर्स, कार्निवोरस को हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी, मांसाहारी मीन्स मीट ईटर्स। फिर आ जाता है हमारा ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्व आहारी, मतलब वो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, इसलिए हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं प्लांट एंड मीट ईटर्स। फिर डीकम्पोजर्स में हमारे कोई इंक्लूड नहीं होता। फिर आ जाते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? अजैविक घटक, मतलब जिनमें जीवन नहीं होता, जिनमें लाइफ नहीं होती। अब इसके अंदर भी हमारी 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट फिजिकल फैक्टर, सेकंड केमिकल फैक्टर्स, थर्ड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। इसमें ये 3 कैटेगरी इंक्लूड्स होती हैं। अब हमारे पहले आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या? Biotic components are those components which includes all the living things। मतलब ये बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर सारी लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती है, जिसके अंदर लाइफ होती है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं दे जनरेट फूड देमसेल्व्स, मतलब ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी से बोरो नहीं करते, किसी से लेते नहीं है, खुद से बनाते हैं। अब इसमें हमारा आ जाता है प्लांट। प्लांट को हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स।
अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जनरेट देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम प्रकाश संश्लेषण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और जो हमारा फोटो ऑटोट्रॉफ्स है उसमें उसका मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स तो होता है यहाँ पे सनलाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन फूड। मतलब ये अपना खाना ये खुद से बनाते हैं सनलाइट के थ्रू। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। ये कौन होते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। मतलब ये अपने खाने के लिए खुद पे डिपेंड नहीं होते, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये औरों से बोरो करते हैं, मतलब दूसरे लोगों से बोरो करते हैं ये खाना। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह लेना होता है, हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। अब जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो अब क्या हो, एक कंज्यूमर हुए डोमिनोज वाले के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपना खाना उससे मंगाया, खुद से थोड़ी ना बनाया आपने, उससे मंगाया, तो आप कंज्यूमर हो। ऐसे ही होते हैं। अब इसमें पहले आ जाता है हर्बीवोर, शाकाहारी। ये लोग क्या करते हैं? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ईटर्स। जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, या फिर इसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं, ये प्लांट्स पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, घास फूस खाते हैं, कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाते। इसमें आपका इंक्लूड हो जाते हैं ज़ेब्रा, जिराफ, ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा कार्निवोरस। कौन से आ जाते हैं? कार्निवोरस। ये क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन मीट, दे आर ऑल्सो नोन एज मीट ईटर्स। एग्जाम्पल लॉयन। ये क्या होता है? ये सिर्फ मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? सिर्फ मीट और कुछ नहीं खाते, इसी वजह से इन्हें मीट ईटर्स कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है लॉयन। लॉयन क्या करता है? अपना शिकार करता है, मतलब अपना खाना खाने के लिए वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, फिर वो उनका मीट खाता है। फिर आ जाता है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्या होते हैं? सर्वाहारी। ये दोनों तरीके का खाना खा लेते हैं। दे डिपेंड ऑन बोथ मीट एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन। देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग। क्यों? ह्यूमन बींग्स काफ़ी तरीके के होते हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों तरीके का खा लेते हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं? नॉन वेजिटेरियन भी बोल देते हैं, वेजिटेरियन भी बोल देते हैं। एक तरह से ओमनीवोरस एनिमल बोल देते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे डीकम्पोजर्स, यानी अपघटक। दे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल फंजाई और बैक्टीरिया। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं, मतलब मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, जिन्हें हम बोल सकते हैं डीकम्पोजर्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई। ये हमेशा मरी हुई चीज़ों पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स। मतलब ये कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। वो गलती से ऑन लिखा गया है, वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना मेरी वीडियो देखते टाइम, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑन लिविंग थिंग्स नहीं है। मतलब ये कि इसमें सारी अजैविक वस्तुएं होती हैं, मतलब जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। इसके पहला आता है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमारा आ जाता है सनलाइट, वाटर, एयर, लैंड। मतलब सारे ये फिजिकल होते हैं, कोई बनाए हुए नहीं होते, इनमें कोई केमिकल नहीं होता, लेकिन फिर भी इनमें लाइफ नहीं होती। हम ये सोचते होंगे यार सनलाइट है, ये तो नेचुरल सोर्स है, तो ये तो हमारा लिविंग थिंग्स हो गया। नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग होता है। क्यों? इसके अंदर जान थोड़ी है, ये तो सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स है। अभी हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स आता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग होता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, चलेगी ज़रूर लेकिन इसके अंदर लाइफ नहीं होगी। फिर आ जाता है हमारा केमिकल फैक्टर्स। दे इंक्लूड सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा। केमिकल फैक्टर्स में हमारे बहुत सारे केमिकल्स इंक्लूड हो जाता है। आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आपके नाइट्रेट हो गया, निकल हो गया, लेड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कॉपर हो गया, बेसिल हो गया। बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं केमिकल फैक्टर्स में, जबकि जितने भी हमारे केमिकल होते हैं वो सभी। फिर आ जाते हमारे आर्टिफिशियल फैक्टर्स। आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्या होते हैं? मैन मेड फैक्टर्स, मतलब कि जो इंसानों ने बनाए हैं।
अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मतलब वही आ गया जो मैंने वो आपको समझाया कि जितनी भी चीज़ें इंसान ने बनाई हुई है वो सारी इस कैटेगरी में आ जाती। एग्जाम्पल्स हो गए इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि हमारे कंपास ले लो, रूलर ले लो, रूलर यानी स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, ये सारा इंसान ने बनाया। इन्वेंशंस हो गई, इन्वेंशंस में आपका जितनी भी इन्वेंशंस तरह तरह की होती रहती है जो इंसान करते रहते हैं। डैम्स हो गए, डैम्स भी इंसान ने बनाए, भगवान जी ने थोड़ी ना बना के भेजे। भगवान जी ने तो सिर्फ इंसान के दिमाग में ये चीज़ डाली है कि हमें डैम बनाना है। बनाया तो इंसान ने, दिमाग तो इंसान ने लगाया, तो ये मैन मेड हो गया। रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ करते हो वो भी मैन मेड है। इसका भी पहले इन्वेंशन हुआ था, किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्या बनाया था वो आप लोगों को पता है, टेलीफोन टाइप बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। फिर बनाया था, फिर आ जाता है आपके इसमें लैपटॉप्स आ जाते हैं, मार्कर्स आ जाते हैं। मार्कर्स आपके जो बोर्ड मार्कर्स होते हैं, परमानेंट मार्कर्स होते हैं, कलरफुल मार्कर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। मतलब हमारी ईवीएस जो सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है, उसका स्कोप क्या है, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पहला, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की कन्वर्जेशन और मैनेजमेंट। ये हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ को जब हम पढ़ते तो इससे हमें ये अवेयरनेस मिलती है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उन्हें बचा के रखना चाहिए, उन्हें अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसका आ जाता है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि हमें हमारे जो इकोलॉजी है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फौना है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें बचाना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब कि जो हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, जितने भी तरीके के पॉल्यूशन होते हैं उन सबको कंट्रोल करना और उनसे अवेयर कराना। सोशल इशूज इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मतलब जितने भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं जो कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उनको कंट्रोल करना। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को ध्यान में रखना कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े ना, जिससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना हो। तो ये इसका स्कोप है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये स्कोप वाला, और इजी है बहुत, आप लोग इजीली कर सकते हो ये, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। अब आ जाता है हमारा नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों की जागरूकता की ज़रूरत हमें क्यों है। तो चलिए पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी हैव जनरेटेड प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लीड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. Environmental pollution cannot be prevented by laws alone. Public participation is equally important with regard to environmental protection. देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। मतलब इसमें ये है कि बढ़ती पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, और पॉवर्टी मीन्स गरीबी। इन तीनों के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है कि लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरतें भी बढ़ाते जा रहे हैं। डिग्रेडेशन होता जा रहा है एनवायरनमेंट का। डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ बढ़ा रहे हैं, एसिड रेन होती जा रही है क्योंकि वो केमिकल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं इंसान। मतलब ऐसे में है ये। मैं इस बारे में आपको आगे भी पढ़ाऊँगी, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उन क्वेश्चंस में मैं आपको पढ़ाऊँगी इसी वीडियो में। फिर वो कह रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय लॉज अलोन, मतलब लॉ बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सिर्फ कानून बनाने से थोड़ी ना रुकेगा। उसमें लोगों की भी तो जागरूकता ज़रूरी है, लोगों का भी तो पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। लोग जब प्लास्टिक का कम यूज़ करेंगे, डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे, जब भी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रुकेगा, जब भी तो सोइल इरोजन वगैरह रुकेगी, है या नहीं। तो इसी वजह से तो दोस्तों अब आगे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो मेरा है, मतलब जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये आपका आया था DU के एग्ज़ाम्स में 2019 में, जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें आया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स। इसमें वो ये कह रहा है कि कुछ इंटरनेशनल और नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स थे, उन्हें एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है
In 1962 there was a woman in USA named राशेल कार्सन। मतलब 1962 में एक लेडी थी यूएसए में जिसका नाम था राशेल कार्सन। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, उसे ब्रेस्ट कैंसर था। एंड शी सॉ डैट सॉन्ग बर्ड्स वर वैनिश्ड। वो उसने ये नोटिस किया कि जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स होती है जिनका नाम होता है सॉन्ग बर्ड्स, वो ख़त्म हो चुकी हैं, लुप्त होती जा रही हैं। थ्रू रिसर्च शी फाउंड दैट थ्रू डीडीटी द सॉन्ग बर्ड्स वर वैनिश्ड। उसने एक रिसर्च की, उस रिसर्च में उसने क्या पाया कि डीडीटी की वजह से सॉन्ग बर्ड्स वैनिश्ड हो गई हैं। डीडीटी क्या होता है हमारा, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आपको डीडीटी की मैं फुल फॉर्म बता दूँ। डाई क्लोरो डाइल फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन इंसेक्टिसाइड। ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है, मच्छर वगैरह मारने की चीज़ें होती है, ये कीड़े वगैरह मारने की चीज़ होती है। इट इज़ टॉक्सिक, ये एक टॉक्सिक होता है। कलर में वाइट होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ये पानी के अंदर भी नहीं घुलता। और तो और डीडीटी की वजह से ही वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। अब आगे लिखा है इन 1962 राशेल कार्सन रोट अ बुक नेम्ड साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में राशेल कार्सन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। एंड शी वॉज डाइड इन 1964। और 1964 में राशेल कार्सन की डेथ हो गई थी। व्हेन शी वॉज अलाइव नो वन फोकस्ड ऑन द पॉइंट। मतलब जब तक वो जिंदा थी किसी ने उनके पॉइंट पे गौर नहीं किया, हर बार इग्नोर मारा। वो बोलती थी कि डीडीटी की वजह से ये सब हुआ है, लुप्त होती जा रही है सॉन्ग बर्ड्स, लेकिन कोई उनकी इस बात पे ध्यान नहीं देता था। लेटर शी वॉज डाइड देन यूएसए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन डीडीटी इन 1964 टू 1972। उनकी डेथ के बाद यूएसए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि डीडीटी को बैन कर दिया जाए कुछ सालों के लिए, 1964 से लेकर 1972 तक के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है इन 1968 यूनेस्को को सेटअप किया गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू कंजर्व और प्रोटेक्ट बायोस्फीयर। किस लिए? बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बायोस्फीयर क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन उठेगा कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग स्पीशीज़ की मिली जाती हैं फ्लोरा एंड फोना की। फ्लोरा हमारे होते हैं प्लांट्स, फोना होते हैं हमारे एनिमल्स। द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को इज़ इन पेरिस। जो यूनेस्को के हेड ऑफिस है वो हमारा पेरिस में है। वेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायोस्फीयर फाउंड दैट प्लेस इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। दिस अनाउंसमेंट मेड बाय यूनेस्को। ये अनाउंसमेंट हमारी यूनेस्को ने बनाई थी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी बायोस्फीयर की, उस प्लेस को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाएगा। Example, in India 18 biosphere reserve on international level, 10 biosphere which was reserved as MAB and on national level 8 biosphere। अब इसमें एक एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत अच्छा सा, इसमें है इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें कि 10 इंटरनेशनल लेवल पे जो कि MAB के लिए रिजर्व कर दी गई है। MAB क्या होता है? MAB होता है मैन एंड वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व। और 18 में से 10 तो इधर आ गए और 8 हमारे नेशनल लेवल के जो कि सिर्फ इंडिया के लिए। ठीक है, और फिर इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है इन 1969 सेंटा बरबरा। सेंटा बरबरा एक प्लेस है कैलिफोर्निया में, उधर एक इंसिडेंट हुआ था ऑयल स्पिल। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे ऑयल स्पिल क्या होता है, चलिए मैं आपको ऑयल स्पिल भी बता देती हूँ। ऑयल स्पिल हमारा होता है लीकेज ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल के जो पाइप होते हैं उधर से लीकेज हो जाना ऑयल की। और इसमें हुआ ये था कि कैलिफोर्निया में सेंटा बरबरा में हुआ ये कि जो ऑयल स्पिल हुआ उससे क्या हुआ, जो पाइप था ना तेल का उस लीक हो गया और सारी जगह तेल फैल गया। उधर एक नदी थी, उस पूरी नदी में तेल फैल गया। और तो और जब सेंटा बरबरा में ये ऑयल स्प्रेड हुआ तो काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ हुई थी। ये इतना बड़ा इंसिडेंट उधर हुआ था। आफ्टर दिस 2 पर्सन्स केम। इसके बाद 2 लोग आए जिनका नाम था गेलॉर्ड नेल्सन और जूलियन कोएनी। क्या था? गेलॉर्ड नेल्सन एंड जूलियन कोएनी। गेलॉर्ड नेल्सन मेड ए कमेटी नेम्ड नेल्सन कमेटी। गेलॉर्ड नेल्सन ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नेल्सन कमेटी। ही सेड इन द मीटिंग डैट वी शुड कंट्रोल दीज थिंग्स। उसने इस मीटिंग में ये कहा कि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। वो 3 चीज़ें क्या थी?
वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमें अपना एनवायरनमेंट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। डिक्रीज प्लास्टिक पोल्यूशन, हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। ऑल दी वर्क डन ऑन द ग्लोबल लेवल, दैट्स वाई वी नीड हेल्प ऑफ जूलियन कोइनिंग। और उसने ये बोला ये सारा काम हमें ग्लोबल लेवल पे करना होगा, जिसके लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी? जूलियन कोइनिंग। किसकी? जूलियन कोइनिंग। जूलियन कोइनिंग वर्क इन आईटी सेक्टर। जो जूलियन कोइनिंग है वो आईटी सेक्टर में वर्क करते थे। आईटी सेक्टर मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन ही ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ नेल्सन कमेटी, और बाद में वो भी नेल्सन कमेटी के मेंबर बन गए थे। जूलियन टोल्ड ऑल द वर्क डिसाइडेड इन मीटिंग इज डन ऑन माई बर्थडे 22 अप्रैल। वो काम करते करते 1 साल के करीब हो गया था और फिर वो बोले कि ये सारा काम मेरे बर्थडे वाले दिन किया जाएगा। मतलब जो जूलियन कोइनिंग का बर्थडे था 22 अप्रैल, उस दिन किया जाएगा। और उस दिन को क्या बोला जाएगा? अर्थ डे, इंटरनेशनल अर्थ डे। तो दोस्तों अब आप लोगों को थोड़ा ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अर्थ डे हम क्यों बनाते हैं 22 अप्रैल को ही। वो क्वेश्चन में ही आ गया पॉइंट, आपके जनरल नॉलेज का भी आ गया इसमें, एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड उसमें ही। तो इससे आपके दो प्रॉफिट हुए, दो बेनिफिट हुए। क्या बेनिफिट हुए? एक तो आपको एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, ऊपर से आपको अर्थ डे की बायोग्राफी पता लगे कि हम अर्थ डे क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसी डेट को। ये हम लोगों को पता चल गया, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ दो चीज़ों का। तो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 1970। फर्स्ट बर्थडे बनाया गया था, फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 1970। जो हमारा फर्स्ट अर्थ डे था वो कब बनाया गया? 22 अप्रैल 1970 को। जब ये काम करते हुए 1 साल हो गया था नेल्सन कमेटी को, तो ये अर्थ डे बनाया गया, पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 में। द फाउंडर ऑफ अर्थ डे इज नेल्सन एंड नेम्ड बाय जूलियन कोइनिंग। अर्थ डे के फाउंडर थे हमारे नेल्सन, गेलॉर्ड नेल्सन यानी, और अर्थ डे को नेम किसने दिया था? जूलियन कोइनिंग ने। ही मेड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो मेड अ लोगो। जूलियन कोइनिंग ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई और एक लोगो भी बनाया। लोगो आपको ये दिख रहा होगा, इसमें पिंक कलर से है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगो में क्या है, मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप में लोगों का क्या था, उसने एक अल्फ़ाबेट बनाया ई, आप ई देख सकते हैं जो बना रखा है। फिर उसने सेकंड स्टेप में क्या किया, उस ई को दूसरी साइड से ओ की शेप दे दी। फिर उसने थर्ड स्टेप में क्या किया, वो जो लोगो बना, सिंबल जो बना, उसके चारों ओर बॉक्स बना दिया। ये आपका लोगो बन गया और इसमें ई ओ की फुल फॉर्म क्या थी? एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स मैं समझ सकती हूँ मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसे पार्ट्स में वीडियो बनाती तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती। जैसे कि मेरे को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है, 15 मार्च को मे भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर मैं इसी पार्ट्स में वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती और तो और ज़्यादा वो भी एफर्ट्स भी लग जाते, फिर आप लोगों को भी इधर से उधर वीडियो चेंज करना पड़ता है। तो मैंने एक ही वीडियो में सारा कोलैब कर दिया है, सारा इकट्ठा मर्ज कर दिया है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होएगी। तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है 22 अप्रैल 2018। जब वो हमने 2018 में अपना अर्थ डे सेलिब्रेट किया तो उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है हमें। जो हमारे प्लास्टिक से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, प्लास्टिक से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसे ख़त्म करना है, उसे रोकना है। और जो हमने 2019 में अर्थ डे सेलिब्रेट किया उसकी थीम थी कंजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है। तो दोस्तों इसमें आगे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। इन 1972 ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस नेम स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव पहला था एनवायरमेंटल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, मतलब कि लोगों में अवेयरनेस जगानी अपनी एनवायरनमेंट के लिए कि एनवायरनमेंट में हमें वाइल्ड लाइफ बचानी चाहिए, प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं इंक्रीज़ होने से रोकना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे में एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाई गई। और तो और उसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया, मतलब कि एनवायरनमेंट को बचाया जाए, उसे वो भी प्रोवाइड किया गया उसमें। एज अ रिजल्ट सेटअप एन यूनेप। इस कॉन्फ्रेंस का क्या रिजल्ट निकला कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनेप, UNEP। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसे बनाया गया 1972 में और इसका हेड ऑफिस है नायरोबी अफ्रीका में। कहाँ पे? नायरोबी अफ्रीका।
इट रेगुलेट्स द एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये जितने भी हमारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम होते हैं उन्हें मैनेज करता है। उनका जितना भी मेन काम होता है ना, ये एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो हमारे मेन हो जाते हैं, इनका मेन कहाँ से होता है? अफ्रीका से, नायरोबी में। इन दिस डिसाइडेड दैट एवरी ईयर ऑफ 5th जून सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखो यहाँ पे हमें फिर से दो बेनिफिट मिल गए। हमें यहाँ पे ये भी पता लगा कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों बनाते हैं और 5th जून को क्यों बनाते हैं, हमें ये भी बेनिफिट हो गया। तो इसमें हमें ये भी पता लग गया कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जिस वजह से हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमें दो प्रॉफिट हुए नहीं हुए। एनवायरमेंटल साइंस तो हमें पढ़ने को मिली, साथ में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में भी हमें पता लग गया। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून 1974। हमने अपना फर्स्ट एनवायरनमेंट डे कब बनाया था? 5th जून 1974 को। मतलब 1974 में हमने अपना फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया था। फिर जब 2018 में हमने इसे बनाया तो उसकी थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। उसकी भी थीम यही रखी गई जो 2018 में अर्थ डे की रखी गई थी। और तो और ये होस्ट किया गया था इंडिया से, इंडिया ने होस्ट किया था ये वाला। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इन 1982 दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस और कन्वेक्शन टीम ब्रुटलैंड कमीशन। 1982 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की 10th एनिवर्सरी बनाएंगे। सॉरी, वो 10th एनिवर्सरी बोलना था, 10th एनिवर्सरी बनाएंगे और जिसका नाम रखा जाएगा ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड कमीशन इसलिए रखा गया क्योंकि जो WHO के चेयरमैन है उनका नाम है GH ब्रुटलैंड और वो नायरोबी के प्रेसिडेंट भी हैं, इस वजह से उसका नाम ब्रुटलैंड कमीशन रखा गया। और तो और इसका ऑब्जेक्टिव था अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया, GH ब्रुटलैंड ने एक स्लोगन भी दिया, आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा एक समान फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर सेम है। फिर 6 पॉइंट आगे आता है कि 20th एनिवर्सरी में क्या किया गया, जो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन की 20th एनिवर्सरी थी उसमें UNCEO ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की रियो डे जेनेरियो में। UNCEO की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने लिखी हुई हुई है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी स्लाइड्स के। और रियो डे जेनेरियो में ऑर्गेनाइज की गई थी जो कि ब्राज़ील में है, 3 जून से लेकर 14 जून तक के बीच में 1992 में। इसमें क्या था? 172 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में। कितनी ने? 172 ने। ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज रखी गई थी 20th एनिवर्सरी पे रियो डे जेनेरियो में, इसका था ऑब्जेक्टिव था टू कंजर्व वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, मतलब वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को कंजर्व करना, बचाना उन्हें, जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ लुप्त होती जा रही है उन्हें बचाना। टू कंजर्व एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना। टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, मतलब बढ़ाना लोगों के मन में ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस। फिर था टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर सिस्टम, मतलब कि लोगों को ये जागरूक करना कि वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करें, मतलब सोलर सिस्टम में जो सोलर एनर्जी हमारी होती है, सोलर कुकर वगैरह, उसको ज़्यादा यूज़ करें। और तो और मून लाइट का यूज़ करें, लाइट वगैरह जैसे ट्यूबलाइट वगैरह होती है इनका यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि इनसे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट होती है इनसे। यूवी रेज जब जनरेट होती है तो वो हमारी ओजोन लेयर पे जाके इफेक्ट पड़ती है, ओजोन लेयर पे जाके जब वो इफेक्ट करती है तो ओजोन लेयर फट जाती है। अभी भी आपको पता होगा कि ओजोन लेयर जो हमारी है अर्थ की वो फट चुकी है, उसमें होल हो चुका है पहले ही यूवी रेज की वजह से। तो इसी वजह से अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इंक्रीज़ करना, यूज़ करना। फिर जो जितने भी इसमें 172 कंट्रीज़ थी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक डिक्लेरेशन पे साइन किया जो कि था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को। मतलब ये कि उन्होंने ये साइन किया कि हाँ वो ये अवेयर करेंगे लोगों को कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी वो लोग बचाएंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे आपके फ्लोरा और फोना मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और तो और ये सारे को इन्होंने क्या नाम दे दिया, ये जो था हमारा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, एजेंडा 21। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 इन्होंने नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि
उस वक्त हम 21st सेंचुरी में आने वाले थे। 1992 की बात है ये, तो 8 साल ही गिनती के रह गए थे। उस वक्त तो 20th सेंचुरी चल रही थी, बाद में 21st सेंचुरी में हम आने वाले थे, तो इस वजह से उन्होंने इसे नाम दे दिया एजेंडा 21। फिर आगे कुछ रूल्स थे रियो समिट के एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन से रिलेटेड, जो कि थे कि एजेंडा 21 में सजेस्ट किए गए थे, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया था। एंड बिकॉज इट वाज डिज़ाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी, और कुछ इसलिए भी क्योंकि ये 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था, ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इस वजह से। और एजेंडा 21 के हमारे ऑब्जेक्टिव थे कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाना, रिड्यूस पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, मतलब गरीबी दूर करना, पॉपुलेशन को कम करना, जो हमारी ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है उसे रोकना, और लोगों को अच्छी क्वालिटी का पानी देना, हवा प्रोवाइड करानी, खाना देना। मतलब ये कि अगर हम पॉल्यूशन होने से रोक देंगे तो हवा अच्छी हो जाएगी, अपना पानी में मतलब नदियों में कचरा वचरा फेंकना हम बंद कर देंगे तो हमारी पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और फिर खाना भी लोगों को अच्छा मिलेगा, जब पानी अच्छा हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड वगैरह कम यूज़ करे जाएंगे तो खाना भी ऑर्गेनिक मिलेगा। और हमारा एजेंडा 21 का एक मेन ऑब्जेक्टिव था, मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपना एजेंडा 21 ड्रॉ करे, मतलब अपने एक अलग से एजेंडा 21 हर लोकल गवर्नमेंट बनाए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट, कि कैसे इंसान एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये मत बोलना आप लोग कि ज़रूरी थोड़ी ना इंसान ही एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, जानवर भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब ये थोड़ी ना जानवर हमारे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। जानवर थोड़ी ना वो फैक्ट्री वगैरह खोल के बैठेंगे, जानवर थोड़ी ना रोड वगैरह बनाएंगे तो इंसान ही। जानवर थोड़ी ना पॉली बैग्स का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक वाले पॉली बैग्स का, इंसान ही तो यूज़ करता है। वैसा तो होने से रहा कि जानवर मार्केट जाएंगे, बोलेंगे अजी हमको ना ये सामान दे दो, फिर वो थैली में सामान भर के अपना वापस जंगल में जाएंगे कि अरे हम सामान लेके जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। और वो डिफॉरेस्टेशन भी क्यों करेंगे, रहते ही फॉरेस्ट में। तो चलिए मजाक से परे हट के अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इट मीन्स कटिंग डाउन और क्लीनिंग द फॉरेस्ट इन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़। इसमें ये है कि अपने यूज़ के लिए पेड़ों को काट देना या फिर जंगल को साफ़ कर देना बड़े पैमाने पे, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। वैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में। तो अब आगे हमें बेनिफिट्स दे रखे फॉरेस्ट और ट्रीज़ के, मतलब काट तो देते हैं लोग लेकिन उन्हें बेनिफिट्स तो पता ही नहीं होते फॉरेस्ट के और पेड़ों के। तो चलिए पहले हम पेड़ों के और फॉरेस्ट के बेनिफिट्स पता कर लेते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, शुद्ध वातावरण देते हैं, प्रोवाइड प्योर एयर, मतलब वो साफ़ हवा देते हैं। क्यों, क्या करते हैं ये, क्योंकि ये CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं रात के टाइम में और सारी ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। और रेनफॉल में हेल्प करता है। अब रेनफॉल में कैसे हेल्प करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये रेनफॉल में हेल्प ऐसे करता है कि जो हमारे प्लांट की लीव्स होती हैं, लीव्स में उनके स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। क्या होता है, जब इवेपोरेशन हो रहा होता है तो लीव्स पे से भी जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होता रहता है, तो रेनफॉल में हेल्प होती है। तो ऐसे में ये रेनफॉल में हेल्प करते हैं। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। अब सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे आप सपोज करो एक पहाड़ है, पहाड़ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। अब जब बारिश आएगी तो वो मिट्टी फिसल जाएगी उधर से, क्यों, क्योंकि सिर्फ मिट्टी है, स्लोपिंग एरिया है, पहाड़ है। लेकिन अगर उसमें पेड़ होंगे तो पेड़ क्या करेंगे, पेड़ मिट्टी को फिसलने से रोकेंगे, ढहने से रोकेंगे मिट्टी को। इस वजह से सॉइल इरोजन हमारा कंट्रोल होएगा। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो मैंने आपको बता ही दिया, दे अब्जॉर्ब CO2 एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ग्लोबल वार्मिंग के बैड इफेक्ट से अब आगे आते हैं हमारे पास कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के रीज़न क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। पहला आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो वुड बेस होती है, जैसे कि आपकी पेपर इंडस्ट्री हो गई,
फर्नीचर इंडस्ट्री हो गई, मैच बॉक्स इंडस्ट्री हो गई। तो उसमें क्या होता है, पेपर में भी आपका वुड का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी का तना होता है उसे छीला जाता है, उससे की लेयर निकाली जाती है, उस लेयर से आपका पेपर बनता है। फर्नीचर इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है, फर्नीचर सारा लकड़ी का होता है ऑलमोस्ट, उसमें वुड का यूज़ होता है। मैच बॉक्स में उसका यूज़ होता है वुड का, क्योंकि मैच स्टिक्स जो होती है उसमें वुड होती है। फिर सेकंड आ जाता है हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, जैसे हमारे झूम कल्टीवेशन होता है या फिर झूम फार्मिंग भी आप उसे बोल सकते हैं। उसके लिए हमारी फॉरेस्ट को कट किया जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब कि रोड हाईवे वगैरह बनाने के लिए, जगह के लिए क्या करा जाता है, जंगल को काट दिया जाता है। जंगल को काटते रहते हैं कि अरे हमें यहाँ पे रोड बनानी है, वहाँ पे हाईवे बनाना है, वहाँ पे फ्लाईओवर बनाना है, वहाँ पे हमें ब्रिज बनाना है, ऐसे में करके ये लोग जंगल काटते रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, फायर बाय मैन और बाय एक्सट्रीम वार्म समर्स, मतलब कि कई बार क्या होता है, इंसान हाइकिंग वगैरह करने जाते हैं, हाइकिंग वगैरह करने जाते हैं तो उधर वो आग वगैरह करते हैं, बॉन फायर वगैरह जलाते हैं। उससे क्या होता है, वो उधर ही जला छोड़ आते हैं बाद में, और वो पूरी जंगल में आग लग जाती है कई बार। और कई बार क्या होता है, जब वो ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी जंगल में आग लग जाती है। बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अमेज़न के जंगल। अमेज़न के जंगल में भी आग लगती रहती है गर्मी के कारण। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर 50 के ऊपर चला जाता है, तो जंगल में आग लग जाती है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स बनाने के लिए भी जंगल को काट दिया जाता है। अब आते हैं हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कुछ इफेक्ट्स हुए कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करें तो उसके कुछ परिणाम भी निकलेंगे। परिणाम ये है, नो प्योर एयर प्रोवाइडेड, मतलब कि अब हमें प्योर एयर मिलनी बंद हो जाती है। रेनफॉल में मददगार नहीं होता, मतलब रेनफॉल कम होती जा रही है, सॉइल इरोशन बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, CO2 की अमाउंट बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है फ्लोरा एंड फौना की, मतलब जो अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ थी फ्लोरा एंड फौना की, वो ख़त्म होती जा रही है। और तो और जो वाटर लेवल है लोकल पीपल के लिए, वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, तो सॉइल इरोजन बढ़ने से पानी के अंदर वो मिट्टी पाती जा रही है, मिट्टी पाती जा रही है तो वो पानी का लेवल कम होता जा रहा है ना। फिर इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब जो प्लास्टिक से हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो। प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ पॉलीमर एंड पॉलीमर नेवर गेट डिस्ट्रॉय। जो प्लास्टिक होता है वो हमारे एक पॉलीमर नाम का केमिकल होता है, उससे बनता है, और जो पॉलीमर होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब सपोज़ करो आपने एक पॉली बैग लिया, पॉलीथीन ली, प्लास्टिक पॉली बैग, उसे आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसे आपने डस्टबिन में फेंक दिया। अब आप उसे 10 साल बाद देखोगे ना, वो पॉली बैग वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप पेपर देखोगे, पेपर बैग आपने लिया, उसे आपने डिस्पोज ऑफ किया डस्टबिन में, फिर आप उसे 10 साल बाद देखोगे ना, पेपर बिल्कुल गल चुका होगा, बहुत गल चुका होगा। क्यों? क्योंकि पेपर आपका सही है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता, लेकिन प्लास्टिक आपका पॉल्यूशन फैला देता है। क्यों? क्योंकि ना तो वो गलता है, ना ही डिस्पोज होता है अच्छे से, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रोडक्ट है, ठीक है, पॉली बैग जो होता है। और जो हमारा पहला पॉली बैग था वो किसने डिज़ाइन किया था? स्टेफ गुस्ताफ थूलिन, STEFGULTAFTHULIN। 1965 में स्टेफ गुस्ताफ थूलिन ने डिज़ाइन किया था पॉली बैग यूरोप में। और जो सेलोप्लास्ट थी वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने यूरोप में पॉलीथीन का यूज़ बढ़ाया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट जब हम यूज़ कर रहे हैं उसके आपको बेनिफिट दिख रहे होंगे कि यार प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग्स में हम इजीली अपना सामान कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं, अब वो पढ़ लेते हैं। इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। और अगर इसे हम जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस निकलती हैं जो कि हवा में फैल जाती हैं, जिससे फिर क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और तो और जब इसे नदियों में फेंक दिया जाता है तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिर क्या करता है, जो हमारी DO होती है, डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन, उसे कम कर देता है उसकी अमाउंट को रिवर में, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कि फिशेज़ हो गए, आपके ऑक्टोपस हो गया, व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गए, इसके हो जाते हैं। अब जैसे कि मेन रीज़न यही है जिस वजह से क्या हो रहा है, गंगा रिवर में डॉल्फिन ख़त्म होती जा रही है,
गंगा रिवर में जो डॉल्फिन ख़त्म होती जा रही है उसका मेन रीज़न ऑलमोस्ट यही है कि हम क्या करते हैं, अपने पॉली बैग होते हैं या फिर जितने भी कूड़ा करकट वगैरह होता है वो हम सारा बहा देते हैं नदी में। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यांग्स रिवर इज़ द वर्ल्ड पॉल्यूटेड रिवर। एक रिवर है जिसका नाम है यांग्स, ये आपकी चाइना में है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। और जो गंगा रिवर है वो इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। अब आपको पता ही होगा कि पूरी इंडिया में सिर्फ गंगा का ही पानी ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं, सिर्फ गंगा रिवर का ही पानी पीने योग्य है। तो जब उसे ही हम पॉल्यूटेड करते रहेंगे तो हम पानी ही कहाँ से पियेंगे, पानी हमें पीने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो फिर आगे है प्लास्टिक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। तो पहला था हमारा 1969 में गेलॉर्ड नेल्सन ने एक कमेटी बनाई जिसका नेम था नेल्सन कमेटी। ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था नेल्सन कमेटी के बारे में पहले क्वेश्चन में, तो इसमें फिर आ गया है, आप पढ़ लीजिए। नेल्सन कमेटी बनाई जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। फिर सेकंड है हमारा 2002 में बांग्लादेश पहली ऐसी कंट्री थी पूरे वर्ल्ड की जिसने प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन करने का स्टेप लिया था। 2002 में बांग्लादेश ने क्या किया, वो पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन कर दिया था अपनी कंट्री में। फिर थर्ड है हमारा 2009 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश इंडिया का है, उसने सिक्किम को देखते देखते क्या किया, प्लास्टिक बैन कर दिया। पहले सिक्किम ने बैन किया, फिर हिमाचल प्रदेश ने बैन किया, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा ऑन 5 जून 2018, मतलब 5 जून मतलब 2018 में जो हमारा एनवायरनमेंट डे बनाया गया उसका भी थीम क्या रखा गया, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करो। फिर 5th पॉइंट हमारा आता है 2018 में क्या हुआ, जो सिक्किम था उसे अवार्ड मिला 100% ऑर्गेनिक स्टेट होने का। क्यों, सिक्किम ने पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर दिया और उधर वो फार्मिंग के दौरान कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और अभी भी सिक्किम टॉप 1 पे आता है ऑर्गेनिक स्टेट में। फिर हमारा सी आता है एसिड रेन, मतलब थर्ड है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन आपको पता ही होगी, ओजोन लेयर फटने से एसिड रेन होती रहती है, तो मैं आपको बढ़ा देती हूँ। इट इज़ दैट रेन दैट इज़ यूजुअली एसिडिक, मीन्स pH वैल्यू इज़ बिलो 5.6। एसिड रेन ऐसी रेन होती है, ऐसी बारिश होती है जो कि एसिडिक होती है, मतलब ये कि जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम होता है। 5.6 से ऊपर होता है तो वो बेसिक होता है, 5.6 से नीचे जाता रहेगा तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है वो। और न्यूट्रल वैल्यू हमारी 7 होती है pH वैल्यू में, तो अगर pH वैल्यू इसकी सही होती तो एसिडिक नहीं कहलाती, लेकिन pH वैल्यू नीचे जाता जा रहा है तो वो एसिडिक होती जा रही है। अब जैसे आप सपोज़ करो आप लोग नदियों में सारा कूड़ा बहाते जा रहे हो, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो सारा अपना केमिकल वेस्ट नदियों में छोड़ती जाती हैं। फिर क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो उसमें जो इवेपोरेशन के दौरान पानी इवेपोरेट होता है उसमें साथ में केमिकल्स भी जाते रहते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, वो सारे इवेपोरेट होते रहते हैं और कुछ वो नदियों में भी बहाते रहते हैं ऐसे ही, तो डेंजरस तो होता ही है। और फिर जो इवेपोरेट हो जाता है तो फिर जब बारिश आती है तो बारिश भी ये तो है नहीं कि गया ऊपर नाइट्रोजन था आ जाएगा आपका नॉर्मल हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे थोड़ी ना आएगा। जो मतलब नाइट्रोजन पानी बन के जो नाइट्रोजन इवेपोरेट होके गया वही नाइट्रोजन तो आएगा, अब ये तो है नहीं। आपने चॉकलेट केक बनाया, अब उसमें चॉकलेट सिरप आपने डाला, अब केक बनने के बाद वो वनीला बन गया, ऐसे थोड़ी ना आएगा। तो इसमें वो यही है कि जैसे जो वो हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिवर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फिर वो इवेपोरेट होके वही एसिडिक रेन बन के आती है। अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ हम पढ़ लेते हैं। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। वही इंडस्ट्रीज़ हमारे सबसे मेन कॉज होता है एसिड रेन का। इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं वो सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे में तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फिर जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं इवेपोरेशन के साथ वो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक रह गया अभी ये। इट मेक्स द कलर फेड ऑफ बिल्डिंग्स। इससे क्या होता है कि एसिड रेन जब होती है तो जितने भी हमारे बिल्डिंग्स होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनका कलर फेड हो जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ताजमहल। ताजमहल का कलर आप देखते जा रहे होंगे डे बाय डे येलो होता जा रहा है। क्यों?
एसिड रेन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका कलर फेड होता जा रहा है। पहले वो कितना सुंदर था, कितना सुंदर लगता था। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्वेटिक एनिमल्स वर डाइड। अब जब एसिड रेन होती है तो उसका पानी भी तो जाता रहता है नदियों में, उससे क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स मरते रहते हैं। अब जब इंसानों को इफेक्ट कर सकती है एसिड रेन, तो जानवरों को भी तो इफेक्ट करेगी। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है द एग ऑफ पोल्ट्री नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली। मतलब जो पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे जो एग्स होते हैं, मतलब जो मुर्गियों के अंडे होते हैं, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। ऐसा चेक भी किया गया है एक एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कि 2 पोल्ट्री थी नीदरलैंड की, उधर ये चीज़ चेक करी गई थी। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।